हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरांडा आईएएस के करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में जहां हम सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि समझा देते हैं उसके पीछे के छिपे डायमेंशंस यूपीएससी के नजरिए से। दिस इज मी सुप्रिया, वेलकम। आज का सेशन बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक से भरा हुआ है, चाहे वो डिलिमिटेशन और सदर्न स्टेट्स का कंसर्न हो, या कोविड वैक्सीन का फिर से रिसर्जेंस होना, या फिर बात हो कैंपस ऑटोनॉमी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज की। एंड हम डिस्कस करेंगे सेंसस 2027 की डीले के पॉलिटिकल और गवर्नेंस के इफेक्ट्स को। फिर उसके बाद आएगा यूके ईयू का जो रीसेट का भारत के लिए क्या स्ट्रेटेजिक मतलब है। और फाइनली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने ग्राउंड लेवल पे कितना काम किया है, इसका एक ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करेंगे। यानी आज हम पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी के टॉपिक्स कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे टॉपिक्स आपके जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सेशन के साथ जहां कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट समझा जाएगा और करंट अफेयर्स का क्लैरिटी एक उसके साथ एक एनालिसिस भी मिलेगा, जैसे एक रियल यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है। So let's decode the headlines with the depth, clarity and relevance only here at Veranda IAS. So let's start today's session. आज का पहला टॉपिक है delimitation. Is it a federal balancing act? ये एक ऐसा इशू है जो फेडरल स्ट्रक्चर को जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पॉपुलेशन पॉलिसी तीनों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अब सवाल ये है कि डिलिमिटेशन से प्रॉब्लम क्या है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंट स्टेटमेंट में क्रिटिसाइज किया है कि 2027 में होने वाले सेंसस के टाइमिंग को उनका कहना है कि जो सदर्न स्टेट्स ने डिसिप्लिन तरीके से अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है उनका पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन कम हो सकता है अगर डिलिमिटेशन अब डेमोग्राफिक बेसिस पर होता है। तो मतलब ये है कि जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल में सक्सेसफुल रहे हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उनके लोकसभा सीट्स कम हो सकते हैं और उनकी पॉलिटिकल वॉइस डाइल्यूट हो सकती है। और जो स्टेट जहां अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। अब ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, ये डायरेक्टली भारत के फेडरलिज्म और जो रीजनल इक्विटी से जुड़ी हुई बात होती है। अगर हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे तो इंडिपेंडेंट इंडिया में अब तक 4 डिलिमिटेशंस एक्सरसाइजेस हुई हैं। 1952, 1963, 1973 और 2002 में हुआ था। लेकिन 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक मेजर स्टेप लिया गया जहां पे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के सीट्स जो है 2001 तक फ्रीज कर दिए गए, जिसे बाद में हमने 84th अमेंडमेंट में 2001 जो थ्रू 2020 तक एक्सटेंड कर दिया था। पॉपुलेशन कंट्रोल, इससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन कंट्रोल का एफर्ट रहेगा उसको डिस्करेजमेंट नहीं मिले। तो ये था एक बहुत ही फेडरल कॉम्प्रोमाइज वी कैन से। अब पॉपुलेशन कंट्रोल जो है इंसेंटिव के रूप में पॉलिटिकल सीट फ्रीज की गई। अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होने वाली है वो सदर्न स्टेट्स के कंसर्न को ध्यान में जरूर रखेगी। यूनियन मिनिस्टर जो है होम अफेयर्स, उन्होंने ये सिग्नल दिया है कि रीजनल सेंसिटिविटीज को रिस्पेक्ट किया जाएगा, जो एक पॉजिटिव मूव है फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इस टॉपिक से आपको समझना ये है कि पॉपुलेशन पॉलिसी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का ये कनेक्शन जो है वो कैसा है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फेडरल बैलेंस बनाए रखते हैं और क्यों डिलिमिटेशन एक मैथमेटिकल नहीं बल्कि एक बहुत ही पॉलिटिकल एंड एथिकल एक्सरसाइज भी है। ये टॉपिक जो है यूपीएससी के हिसाब से इफ यू सी इट इज इम्पोर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 और फेडरलिज्म और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत यू कैन गो थ्रू दिस टॉपिक वंस अगेन। सो अब बात करते हैं डिलिमिटेशन के काम करने के तरीके, यानी कि डिलिमिटेशन की जो मैकेनिक्स होते हैं उनको समझते हैं। अभी सिर्फ न्यूज एनालिसिस ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस प्रिपरेशन की बात हो। डिलिमिटेशन को कंडक्ट करता है डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप होता है इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
ये कमीशन क्या करता है? इट रीड्रॉज द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इसका एक हर एमपी और एमएलए का एरिया हो जो है बेस्ड ऑन अपडेटेड पॉपुलेशन डेटा डिसाइड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस कमीशन के ऑर्डर्स लीगली बाइंडिंग होते हैं और कोर्ट्स में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो इसका मोटिव क्या है? टू एंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट, और जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन ये भी देखना होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी बना रहे उससे। अब ये क्रूशियल इशू इसीलिए बन चुका है, आज भी हम कॉन्स्टिट्यूंसी बाउंड्रीज के लिए 1971 का सेंसस डेटा को यूज करते हैं, क्योंकि 84th अमेंडमेंट के बाद जो है डिलिमिटेशन 2026 तक फ्रीज कर दी थी। अब हुआ यह है कि इवन दो पॉपुलेशन ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है, रिप्रेजेंटेशन अब तक उसी पुराने डेटा पे बेस्ड है। तो इस वजह से सदर्न स्टेट्स जो है आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर नए पॉपुलेशन डेटा पे डिलिमिटेशन हुआ तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, डिस्पाइट उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में इतना काम किया एंड द एफर्ट्स विल गो इन वेन। तो अब जो है डिलिमिटेशन इज नॉट जस्ट अ कार्टोग्राफिक एक्सरसाइज, ये एक बहुत ही हाईली पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है जो फेडरल स्पिरिट, इक्वालिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करता है। Let's try and understand a very important और sensitive dimension कि ये जो सदर्न स्टेट्स का डायलेमा है वो किस चीज के है। अब ये डिलेमा सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेशन का होता है, फेयरनेस का होता है और फेडरल इक्विटी का भी होता है। सदर्न स्टेट जैसे तमिलनाडु हो गया या केरला हो गया, आंध्र प्रदेश ने काफी पहले से पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स बहुत ही सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किए हैं। अब उनका पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो रहा है पिछले कुछ डेकेड्स में। नाउ हियर्स द प्रॉब्लम, इफ न्यू डिलिमिटेशन इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस डेटा आफ्टर 2026, तो जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है जैसे यूपी और बिहार, उनको लोकसभा में बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। एंड द आयरनी इज जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। अब और इनमें जिनमें ग्रोथ ज्यादा हुई उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। तो इस दो प्रॉब्लम के एक दो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इसमें। अगर सदर्न स्टेट्स का पोटेंशियल लॉस ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा एंड मतलब कि स्टेट्स को लगता है कि उनकी पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ जो है डाइल्यूट हो जाएगी डिस्पाइट गुड गवर्नेंस एंड इन पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सेट्रा। एंड जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनको एक ऑटोमेटिक एडवांटेज मिल जाएगा बिकॉज ऑफ हायर पॉपुलेशन ग्रोथ, दे गेन मोर सीट्स एंड हेंस मोर इन्फ्लुएंस इन द नेशनल पॉलिसी मेकिंग। तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन ऑन इक्विटी रेज करता है, शुड स्टेट्स बी पेनलाइज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग सक्सेसफुल सोशल पॉलिसीज। अब ये क्या है कि वन पर्सन वन वोट का प्रिंसिपल फेडरल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, ये सारे बहुत क्वेश्चंस हैं जो रेज होते हैं। This dilemma opens up a very important UPSC level debate कि पॉपुलेशन वर्सेस रिप्रेजेंटेशन क्या बैलेंस होना चाहिए इसमें, और क्या पॉलिटिकल पावर सिर्फ पॉपुलेशन के बेस पे देना चाहिए। अब इसका टेक अवे हम इसको इसके तरह लिखते हैं कि पॉपुलेशन पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है और इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज का फेडरलिज्म पे बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है। So let's now talk about डिलिमिटेशन के फ्यूचर इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे, स्पेशली जो 2026 के बाद होने वाला है। अब पोस्ट 2026 रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि मेजर पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, क्योंकि डिलिमिटेशन फ्रीज जो अब तक था वो उसके बाद लिफ्ट हो जाएगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाउंड्रीज पर और इनडायरेक्टली होगा पावर डायनेमिक्स पर। कौन से स्टेट के पास कितने एमपीज होंगे और कौन से रीजन का इन्फ्लुएंस पार्लियामेंट में बढ़ जाएगा या घटेगा, ये तय करता है। अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो ये पावर का बैलेंस है वो शिफ्ट होने के चांसेस है। अब एक जो पोटेंशियल नॉर्थ साउथ डिवाइड इमर्ज हो सकता है जहां पे नॉर्दर्न स्टेट्स को ज्यादा सीट्स मिलेंगी और उनकी हाई पॉपुलेशन की वजह से, और जो सदर्न स्टेट्स होते हैं उनको प्रोपोर्शनेटली कम हो सकता है डिस्पाइट बेटर परफॉर्मेंसेस इन पॉपुलेशन कंट्रोल। अब ये क्या लीड करेगा? दिस कैन लीड टू अ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द फेडरल सिस्टम। अब इट मे ट्रिगर अ वेरी रीजनल रिसेंटमेंट स्पेशली इन स्टेट्स दैट फील पेनलाइज्ड फॉर गुड परफॉर्मेंसेस। अब इसका हम सोल्यूशन क्या दे सकते हैं? वी नीड अ फेडरल सोल्यूशन, यानी ऑल्टरनेटिव मॉडल्स लाइक वेटेड रिप्रेजेंटेशंस।
जहाँ पे एमपी का वोट वेट अलग होगा बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। अब यहाँ फिर बाइकैमरल सेफगार्ड जैसे राज्यसभा को ज्यादा पावर्स देना फॉर रीजनल बैलेंस एक्सेट्रा कम्स इन द पिक्चर। बट अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स होते हैं, इट शुड इंश्योर दैट गवर्नेंस एफिशिएंसी और पॉपुलेशन कंट्रोल के एफर्ट्स को पनिश ना किया जाए। दिस विल डिस्करेज मेनी स्टेट्स टू फॉलो द सेम स्टेप। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट्स रिगार्डिंग द कोविड-19 अगेन। एक बार फिर से न्यूज में है, क्योंकि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि करंट सिनेरियो क्या है। अभी जो राइजिंग केसेस देखे गए हैं साउथ इंडिया में, सदर्न स्टेट में जो है माइल्ड इंक्रीज देखा गया कोविड केसेस का। अब आईसीएमआर और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने क्लैरिफाई किया कि ज्यादातर केसेस माइल्ड है और सीजनल फ्लू जैसे सिम्टम्स बता रहे हैं। तो अभी के लिए मास वैक्सीनेशन ड्राइव की जरूरत नहीं है। वैक्सीन अवेलेबिलिटी के जो कंसर्न्स होते हैं, अब वो क्या है, 2022 के बाद वैक्सीन डिमांड काफी गिर गई है। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के स्टॉक्स एक्सपायर हो चुके हैं या फिर कम हो गए हैं। अब इस वजह से फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस पे सवाल उठ रहा है। अगर फ्यूचर में सीवियर वेव आ गई तो आर वी रेडी फॉर इट। ऐसे इम्यूनिटी लैंडस्केप के बारे में बात करेंगे तो आजकल काफी लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी है, इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन दोनों के थ्रू। नए सब वेरिएंट्स जैसे JN1 या BA2.86 जो जैसे है, वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं। अब टेक अवे ये है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हेल्थ गवर्नेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस देन मेडिकल इमरजेंसी पे हमारा फोकस होना चाहिए। अब लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है। कोविड-19 के जो उनके रिस्पॉन्स के लिए जो है मास लॉकडाउन या मास वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि एक टारगेटेड रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी की अडॉप्ट करने की जरूरत है। अभी हम ब्रेक डाउन करते हैं फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग। जैसे अभी पर्सनल प्रिकॉशंस हो गए, एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं मास्क लगाना क्राउडेड स्पेसेस में, बेसिक हाइजीन और सिम्टोमेटिक लोगों के लिए सेल्फ आइसोलेशन की बात करते हैं। ये इंडिविजुअल लेवल डिसिप्लिन है, इट इज द न्यू पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन। इफ यू टॉक अबाउट टारगेटेड वैक्सीनेशन, मास बूस्टर अब जरूरी नहीं है, लेकिन एल्डरली, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या कोमॉर्बिड पेशेंट जो होते हैं उनके लिए टारगेट बूस्टर्स सजेस्ट किए हैं। अब प्रोडक्शन रेडीनेस की बात करेंगे तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया शुड मेंटेन इट्स वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ताकि अगर कोई नए वेरिएंट के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना पड़े तो डिले नहीं हो। वेरिएंट मॉनिटरिंग की बात करेंगे तो म्यूटेशन को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेलेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ न्यू कोविड वेरिएंट्स। अब बॉटम लाइन ये होगा कि कोविड अब एक कंट्रोल पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, लेकिन कंप्लेंसी उसमें नहीं चलेगी। और हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू फोकस ऑन द टारगेटेड गवर्नेंस या डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ केयर अप्रोच एक्सेट्रा। ये आज का जो टॉपिक है ना, टुडेज न्यूज़पेपर, बहुत ही रेलेवेंट और थॉट प्रोवोकिंग इशू है, एकेडमिक फ्रीडम वर्सेस इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल। अब ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का मैटर नहीं है, ये डेमोक्रेसी के फाउंडेशन से जुड़ा हुआ इशू है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे तो फ्री स्पीच का डिबेट इंडिया में नया नहीं है। यूनिवर्सिटीज हमेशा से डिसेंट और क्रिटिकल थिंकिंग के स्पेस में रही है, चाहे वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान हो या इमरजेंसी के वक्त भी। तो अभी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्या क्या है। आर्टिकल 19 जो है, क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बैकबोन है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस गारंटी करता है सभी सिटीजन्स को, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। अब जो यहाँ राइट्स हैं उनके कुछ लिमिट्स भी आते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है वो सारे रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है, जहाँ पे अलाउड होगा, कहाँ पे अलाउड है रेस्ट्रिक्शंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी या सोवरेनिटी के नाम पर। अब जब हम बात करते हैं एकेडमिक ऑटोनॉमी की, लेकिन यूनिवर्सिटीज के एक यूनिक रोल होता है ना, और दे आर सेंटर्स ऑफ इनोवेशन, डिबेट, चैलेंजेस टू स्टेटस क्वो। अब जहां स्टूडेंट्स और फैकल्टी क्वेश्चंस उठाते हैं, नई आइडियाज वहां पे एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। वहां अगर कोई एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए तो लर्निंग एनवायरनमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। करंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि, और हाई कोर्ट्स में भी मल्टीपल पिटीशंस पेंडिंग है अगेंस्ट यूनिवर्सिटी रेस्ट्रिक्शंस, जो फैकल्टी या स्टूडेंट्स के पर्सनल या पॉलिटिकल व्यू एक्सप्रेस करने पर लिमिट्स लगा देता है। अभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इश्यू
जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एथिक्स और गवर्नेंस के लिए बहुत, ये तीनों डायमेंशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको ये समझना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एकेडमिक डिसिप्लिन में बैलेंस कैसे बनाया जाए बिना क्रिटिकल थॉट्स को सप्रेस। सो अब बात करते हैं एक थोड़ा डीपर लीगल एंगल की, फ्री स्पीच इन एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट। अब ये इशू हमें बताता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल फ्रेमवर्क के अंडर यूनिवर्सिटीज को स्पीच रेगुलेट करने का राइट मिलता है या नहीं मिलता। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें, अभी हमने देखा कि आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट देता है, तो ये स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कॉलर्स सब पर इक्वली अप्लाई होगा। जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 है, उसमें स्टेट को ये राइट है कि वो सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एक्सेट्रा के नाम पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि ये रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए नैरोली टेलर्ड और प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, और भी जस्टिफाइड भी होना चाहिए इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। अगर हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की बात करें तो बहुत सारे केसेस लाइक अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो हुआ था 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेस्ट्रिक्शंस आर्बिट्ररी नहीं होने चाहिए, दे मस्ट बी नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट। अगर एसआरएम यूनिवर्सिटी वर्सेस जनेत जयपॉल के बारे में बात करें तो कोर्ट ने रूल किया कि डिसिप्लिनरी एक्शंस भी तभी वैलिड होंगे जब वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर हो। अब इसके ये समझ में आता है हमें कि यूनिवर्सिटीज को अनलिमिटेड पावर नहीं है स्पीच रेस्ट्रिक्ट करने की। एकेडमिक फ्रीडम जो है प्रोटेक्टेड, इट इज प्रोटेक्टेड अनलेस इट डायरेक्टली वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर। तो ये सारे हैं फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके यूनिवर्सिटीज में। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं फॉर एकेडमिक फ्रीडम। बाय अंडरस्टैंडिंग कि इसके एक ब्रॉडर तरीके से वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं है, ये नेशनल और ग्लोबल इमेज दोनों से जुड़ा हुआ है। अभी जब बात करेंगे ग्रोइंग इंस्टीट्यूशनल इंटॉलरेंस की, रीसेंट डिबेट्स और केसेस ने दिखाया है कि कैंपसेस में क्रिटिकल व्यूज पर रेस्ट्रिक्शन बहुत बढ़ रही है। इससे नॉट ओनली एकेडमिक फ्रीडम बट डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स भी वीक हो जाएंगी। यूनिवर्सिटीज को सेफ स्पेसेस होना चाहिए फॉर डिबेट, डिसेंट या डिस्कवरी के लिए, बट दैट स्पेस इज वेरी मच श्रिंकिंग नाउ। इफ यू टॉक अबाउट द ग्लोबल रेपुटेशन कंसर्न्स, तो इंडिया के जो प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है वो 161 है 180 के आउट ऑफ। तो और अगर एकेडमिक स्पीच भी सप्रेस हुई तो इंडिया की डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, फंडिंग और रिसर्च टाइप्स होते हैं, इस पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हम बात करेंगे कि क्या सोल्यूशन है, तो एक बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है। पॉलिसी मेकिंग बॉडी जैसे यूजीसी और एमएचआरडी जो है, अब एक क्लियरली डिफाइंड गाइडलाइंस बनाना चाहिए उनको, वो जो डिसिप्लिन और फ्रीडम के बीच एक बहुत ही इक्विटेबल बैलेंस मेंटेन रखें। अब इसका एक कंक्लूजन ये होता है कि एकेडमिक फ्रीडम एक लक्जरी नहीं होती है, बहुत ही नेसेसिटी है इन अ डेमोक्रेसी लाइक अस। और उसका जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर जो प्रोटेक्ट करना होता है, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीडम ऑफ थॉट और डिसिप्लिन के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम लोग विदाउट वायोलेटिंग ईच अदर, वो देखना जरूरी है। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट एक बहुत ही हिस्टोरिक और पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू पर, सेंसस 2027। ये डिलेड है बट डिजिटाइज्ड है, ये आर्टिकल बोल रहा है। इंडिया में सेंसस एक अनइंटरप्टेड रिचुअल है, 10 साल में अभी 2011 तक हो गया है, लेकिन 2021 का सेंसस कोविड-19 के कारण डिले हो गया था और अब जाके ये 2027 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। करंट स्टेटस ये है कि अब डिले को सिर्फ पैंडेमिक से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि डिले में पॉलिटिकल मोटिवेशंस भी हो सकते हैं, स्पेशली जब डिलिमिटेशन और सीट एलोकेशन जैसे सेंसिटिव इश्यूज लिंक्ड है, अभी जो हमने रिसेंट आर्टिकल में भी देखा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो पहली बार जो है सेंसस कंप्लीटली डिजिटल होगा। टैबलेट बेस्ड डेटा एंट्री होगी, रियल टाइम अपलोड्स होंगे एंड फास्टर कंपाइलेशन भी होगा। अब ये डेटा एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी को एनहांस कर सकता है। इफ वी टॉक अबाउट कास्ट एनिमिनेशन, अब सबसे बड़ा शिफ्ट है कि 1931 के बाद पहली बार कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्ट हो रहा है।
इससे अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, वेलफेयर टारगेटिंग और सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ही फंडामेंटली उसको अल्टर हो सकता है। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिमेंशंस ये जरूरी है कि गवर्नेंस कैसे हो रहा है, डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग पे इफेक्ट होगा, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात है, और जो कास्ट डायनामिक्स है इन सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, उस पे भी हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल को ले सकते हो। अब चलते हैं सेंसस डिले के सबसे डायरेक्ट और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट पर। ये जो है और उसके जो गवर्नेंस इम्प्लीकेशंस हो उन पे क्या होगा। अब आपको बताता है, अब सेंसस का जो डेटा है ना, उसके बिना गवर्नेंस का टारगेटिंग मैकेनिज्म वो वीक हो जाएगा। वेलफेयर स्कीम्स जो होते हैं सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होंगी, स्कीम्स लाइक नरेगा और एनएफएसए जैसे पॉपुलेशन डेटा पे बेस्ड होती है ना वो, और जब डेटा पुराना हो तो बेनिफिशियरीज एक्यूरेटली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर रिसोर्स एलोकेशन की भी बात करेंगे तो वो भी बहुत पुअर डेटा की वजह से डिस्टॉर्टेड ही होगा। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स का एक्चुअल पॉपुलेशन के हिसाब से पैसे नहीं मिल पाएंगे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे तो ओल्ड डेटा पर बेस्ड इलेक्टोरल बाउंड्रीज फेयर रिप्रेजेंटेशन को अफेक्ट करेगा, जिसका हमने डिलिमिटेशन डिस्कशन में भी जिक्र किया था। अर्बन प्लानिंग की बात करेंगे तो सिटीज बढ़ रहे हैं और आउटडेटेड सेंसस से इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्लान्स नो आउटडेटेड हो जाएंगे। एजुकेशन की भी और हेल्थ केयर की भी बात करोगे आप तो स्कूल्स और जो अदर इंस्टीट्यूशंस है उनको भी पॉपुलेशन एस्टिमेट्स जो है रिलायबल नहीं हो कर पाएंगे वो। इन शॉर्ट क्या होता है, सेंसस डिले इट्स नॉट अ टेक्निकल ग्लिच, ये बहुत ही ग्राउंड लेवल गवर्नेंस को वीक बना देगा। हमारे लिए गवर्नेंस जहाँ पे वहीं पे बेस्ट काम करेगा जहाँ पे अपडेटेड डेटा हो, एंड सेंसस इज द बैकबोन ऑफ द डेटा सिस्टम। हमारे सारे पॉलिसीज, सारे वेलफेयर स्कीम्स उसी पे डिपेंडेंट है। और हमेशा हम लोग इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात करते हैं, इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, तो डेटा इज द foundation of all of this. So let's talk कि census and political representation का इसका एक consequential issue क्या है। अब जो डिलिमिटेशन ईयर है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, 84th अमेंडमेंट के बाद 2026 तक ये फ्रीज किया है। अब वो फ्रीज लिफ्ट होने वाला है और नए सेंसस डेटा के आधार पर पार्लियामेंट्री सीट का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। करंट बेसिस की बात करेंगे तो लोकसभा सीट्स जो है 1971 के सेंसस पर बेस्ड है, जिसका मतलब है कि स्टेट्स के एक्चुअल पॉपुलेशन जो चेंजेस रहेंगे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं अभी के रिप्रेजेंटेशन में। अब इस पे इलेक्शन इम्पैक्ट कैसा रहेगा, अगर मार्च 2027 तक सेंसस कंप्लीट हो गया तो नए बाउंड्रीज ड्रॉ किए जा सकते हैं 2029 के जनरल इलेक्शंस के लिए। अब इससे क्या होगा, फेडरल पावर स्ट्रक्चर हो जाएगा शिफ्ट। अगर हम सदर्न स्टेट्स के कंसर्न के बारे में बात करेंगे तो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि कैसे कुछ स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल में सक्सेसफुल रहे, लेकिन अब ये डिलिमिटेशन की वजह से उनका पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ कम हो सकता है। अभी ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। इससे एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा क्रिएट हो जाएगा कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट्स पनिश होने चाहिए। दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली अराइज इन अमंगस्ट अदर स्टेट्स। और फेयर रिप्रेजेंटेशन मतलब हेडकाउंट्स पे बेस्ड होना चाहिए या नहीं, दिस क्वेश्चन आल्सो कम्स इनटू पिक्चर। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिलिमिटेशन और सेंसस को लिंक करना चाहिए, एंड इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी इन रिप्रेजेंटेशन पे भी वी कैन थिंक। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इशू। आज हम बात करने वाले हैं एक नए स्ट्रेटेजिक विंडो की जो खुल रहा है इंडिया के लिए, और वो है यूके ईयू का रीसेट। अब डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ये है कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर जो है यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्रेश एंगेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ये रीसेट फोकस कर रहा है ऑन एरियाज लाइक फूड सेफ्टी, डिफेंस कोऑपरेशन, माइग्रेशन पॉलिसी एंड बॉर्डर ट्रेड स्टैंडर्ड्स। ये एक यूरोसेंट्रिक थॉट है, इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, स्पेशली जब इंडिया के और यूके और यूरोपियन यूनियन दोनों के साथ बहुत ही बायलैटरल रिलेशनशिप जो है स्ट्रांग हो रही है। इट्स अ अपॉर्चुनिटी। ट्रेड पोटेंशियल की बात करोगे तो एक हार्मोनाइज्ड
यूके ईयू पॉलिसी फ्रेमवर्क बना तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को भी बेनिफिट करेगा, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स जो है यूके के 25% जो जेनरिक्स हैं इंडिया से जाते हैं। सी फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट्स भी उनमें शामिल है, लेकिन कॉशन भी जरूरी है। यूनिफाइड स्टैंडर्ड से कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ सकता है और फॉर इंडियन एमएसएमई जो है जो ऑलरेडी टाइट मार्जिन पर ऑपरेट करते हैं बिकम्स अ कंसर्न। अभी माइग्रेशन बेनिफिट्स की बात करेंगे तो 2024 में जो है इंडिया ने 1.1 लाख स्टूडेंट्स वीजा इशू किए थे यूके के लिए। अब अगर यूके यू माइग्रेशन नॉर्म्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तो एक सीमलेस टैलेंट कॉरिडोर बन सकता है इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए अक्रॉस द यूरोप। अब ये इंडिया के लिए डायस्पोरा डिप्लोमेसी और स्किल लेबर इन्फ्लुएंस को एक एक्सपैंड करने का एक चांस है। इफ यू सी इट विद द एंगल ऑफ जीएस पेपर 2, ये बहुत डायरेक्टली रिलेट करेगा बायलैटरल रिलेशंस, रीजनल ग्रुपिंग्स के लिए और इंडिया का जो रोल है इन ग्लोबल डिप्लोमेसी उसको, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप यू कैन टेक दिस इशू। यूके और ईयू के रीसेट का जो है सिर्फ डिप्लोमेटिक या ट्रेड इम्पैक्ट नहीं है, इसका एक जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी है जिसमें इंडिया को बहुत कुछ गेन हो सकता है। इफ यू टॉक अबाउट मल्टीलैटरल इन्फ्लुएंस तो इंडिया के लिए एक चांस है अपनी वॉइस स्ट्रॉन्गर बनाने का ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे लाइक यूएन, G20 एंड WTO, जहां पे यूके और ईयू दोनों एक प्लेयर्स हैं, बहुत ही की प्लेयर्स हैं। एक कोऑर्डिनेटेड यूके, ईयू और इंडिया स्टांस से ग्लोबल रूल मेकिंग में इंडिया का वेटेज बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करेंगे तो यूके और ईयू दोनों एडवांस स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रॉम एआई, ग्रीन हाइड्रोजन टू सेमीकंडक्टर्स। अब इसके अलाइनमेंट का मतलब हो सकता है कि ईज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, समथिंग इंडिया नीड्स फॉर सेल्फ रिलायंट ग्रोथ। अगर हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन की तो यूके और ईयू दोनों अब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के साथ एनहांस्ड मैरीटाइम कोऑपरेशन, जो स्पेशली फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सिक्योर सी लेन्स, इट्स अ बिग प्लस फॉर इंडिया। अगर हम चाइना के काउंटर बैलेंस की बात करेंगे तो ये ट्राइलैटरल मॉडल यूके, ईयू, इंडिया बन सकता है एक बहुत ही क्रेडिबल काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इससे इंडिया को मिलेगा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क बिना चाइनीज डिपेंडेंस के। तो ये हम इसको एक अलाइनमेंट की तरह ना देख के एक अपॉर्चुनिटी के है इंडिया के लिए अपना ग्लोबल गेम रीडिफाइन करने के लिए थ्रू इन्फ्लुएंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लेट्स सी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म है, 8 साल की जर्नी है जिसकी आई एम टॉकिंग अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। हम प्री आईबीसी के फ्रैगमेंटेशन को अगर देखोगे तो 2016 से पहले इंडिया में अलग अलग इनएफिशिएंट इंसॉल्वेंसी लॉज थे, जैसे सरफेजी लॉ बहुत ही फेमस। तो ये स्लो क्रेडिट जो होती, ये लॉज जो थे बहुत ही स्लो, क्रेडिटर अनफ्रेंडली थे और उनका आउटकम भी बहुत ही पुअर रिकवरी हो जाती थी। डेटर को कंट्रोल ज्यादा था और रिजोल्यूशन टाइमलाइन इंडेफिनाइट था। अब जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो 2016 में तो एक सिंगल टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क बनाया गया अंडर आईबीबी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका कोर प्रिंसिपल था कंट्रोल ट्रांसफर फ्रॉम डेटर टू क्रेडिटर, इंश्योरिंग फास्टर रिजोल्यूशन। अब करंट परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो आफ्टर 8 इयर्स आईबीसी ने अप्रॉक्स बहुत ही अराउंड 3.89 लाख रिकवर किए हैं with average recovery rate of 32.8% of admitted claims। अब सबसे बड़ा सक्सेस है एनपीए रेशियो जो है 11.2 जो 2018 से घटकर 2.8 तक आ गया है, यानी कि मैक्स के बैलेंस शीट्स हेल्दियर हुए हैं और क्रेडिट साइकिल भी बहुत रिवाइव हुआ है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत फैक्चुअल भी होगा बट देन यू हैव टू कीप रिवाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट। इसकी कुछ की फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जानने की कोशिश करते हैं। टाइम बाउंड रिजोल्यूशन की बात करता है ये। आईबीसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉर रिजोल्यूशन। लॉ, उसके लॉ के तहत जो है 330
डेज के अंदर रेजोल्यूशन कंप्लीट होना चाहिए। अब ये जो पूरा प्रोसेस है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है और रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के अंडर होता है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो है सीओसी, अब वो क्या करते हैं, रेजोल्यूशन का कंट्रोल होता है क्रेडिटर्स के हाथ में। सीओसी का जो है फाइनल डिसीजन लेती है कि रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट होगा या नहीं। अगर प्लान रिजेक्ट होता है तो लिक्विडेशन इज द फॉल बैक मैकेनिज्म। अब इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रेडिट कल्चर को इम्प्रूव करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को एनफोर्स करना है बोरोवर्स में, और सबसे बड़ा जो है इंपॉर्टेंट चीज एनपीएस रिड्यूस करना बैंकिंग सिस्टम से। इन सब के थ्रू आईबीसी ने इंडिया को जो इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम है उसको बहुत ही प्रोफेशनल बना दिया, टाइम बाउंड बना दिया और क्रेडिटर फ्रेंडली भी बनाया है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक और डायनामिक दोनों एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जीएस3 के अलावा यू कैन यूज दिस इन योर इंटरव्यूज, कुछ एक्सप्लेन करना हो कि रिसेंट इनिशिएटिव्स कैसे सक्सेसफुल प्रूव हुए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू कैन यूज दिस। परफॉर्मेंस स्ट्रांग है लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ सीरियस चैलेंजेस उसके जो है जिसके बेसिस पर हमारा फ्यूचर रिफॉर्म प्लान किया जा रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट जुडिशियल डिलेज एक आईबीसी का हॉलमार्क था कि 330 डेज में टाइम बाउंड रेजोल्यूशन देना, लेकिन रियलिटी में काफी केसेस डिले हो जाते हैं ड्यू टू लिटिगेशंस, अपील्स और प्रोसीजरल लूपहोल्स। भूषण स्टील केस जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट वर्डिक्ट ने भी डाउट्स रेज किए थे रेजोल्यूशन के सर्टिनिटी को लेकर। रिकवरी कंसर्न्स की बात करेंगे तो रिकवरी रेट भी अभी भी 32.8% है, जो पहले के मैकेनिज्म से बेटर है लेकिन एक्सपेक्टेशंस की कंपैरिजन में थोड़ा कम है। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इज स्टिल अ बिग चैलेंज इन मेनी लार्ज इंसॉल्वेंसी केसेस। इफ वी टॉक अबाउट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी फ्यूचर रेडी बनने के लिए ये जो आईबीसी इकोसिस्टम है उसको चाहिए एक डिजिटल अपग्रेड, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी मॉडल्स और एक जुरिस्डिक्शन क्लैरिटी, ताकि कोई लीगल कंफ्यूजन और डिले हम अवॉइड कर पाए। आपको ये सारे जो पॉइंट्स अभी बताए मैंने उसको एक क्रिटिक बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा मेंस में, आप यू कैन राइट आंसर ऑन दिस। आईबीसी के अचीवमेंट्स और गैप के बारे में, जुडिशियल बॉटलनेक्स इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आप मेंशन कर सकते हो इसको, एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी you can consider these points। आखिर में हम समझते हैं कि आईबीसी का जो है इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है थ्रू रियल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। एनपीए की जो बात करेंगे उनके परसेंटेज की, तो 2018 में 11 पॉइंट कुछ परसेंट से अभी तक 2.8 पर आ गया है। मतलब आईबीसी के बाद लोन कंट्रोल करने में जो एक बहुत ही मेजर सक्सेस देखा हमने। इफ वी टॉक अबाउट क्रेडिट ग्रोथ, तो क्रेडिट फ्लो पहले था अराउंड 8.2%, लेकिन पोस्ट आईबीसी कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद ये जंप कर चुका है 15 पे। तो अगेन ये शो करता है कि बैंकिंग सिस्टम रिवाइव कर रही है और क्रेडिट सप्लाई भी बहुत एफिशिएंट हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करें तो इंडिया का वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक जो है 100 to 63 है। अभी पहले 100 था, अभी 63 हो गया है, और उसमें आईबीसी का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है अंडर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी इंडिकेटर। अब ओवरऑल ये है कि आईबीसी ने बैंकिंग हेल्थ को रिवाइव किया है, इन्वेस्टर जो कॉन्फिडेंस है उनको भी बूस्ट मिला है। अब ये एक बहुत ही फाउंडेशन होगा ना हमारे इकोनॉमी के लिए। अगर हमें उसके आगे के डायरेक्शन की भी बात करेंगे तो जुडिशियल डिलेज जो है उनको हम फिक्स कर सकते हैं, रिकवरी रेट्स जो है उनको और इम्प्रूव कर सकते हैं, और डिजिटल एफिशिएंसी को अगर इंटीग्रेट करेंगे इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क में तो इट्स a big push for it. This is a structural reform that touches economy, it touches governance. So IBC, its success becomes very important, but also if we can fix the challenges we have identified, that would make it a big win for us. So let's conclude आज के पूरे सेशन के टेक अवे के साथ, जहाँ हमने भारत के एक समकालीन गवर्नेंस चैलेंजेस को समझा एंड इन इट्स अ वेरी होलिस्टिक फ्रेमवर्क। अब अगर हम बात करेंगे फेडरल बैलेंस की, डिलिमिटेशन और सेंसस डिबेट्स ने एक बात क्लियर कर दी है, इंडिया नीड्स इक्विटेबल सॉल्यूशंस दैट बैलेंस डेमोग्राफिक रियलिटीज विद द फेडरल स्पिरिट। सदर्न स्टेट्स का कंसर्न भी बहुत सही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के बावजूद रिप्रेजेंटेशन अगर कम होने का
तो ये इशू जो होगा वो इनोवेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की जब बात होती है तो हम जब डेमोक्रेसी की जो स्ट्रेंथ होती है डिपेंड्स ऑन द पिलर्स लाइक एकेडमिक फ्रीडम, जुडिशियल एफिशिएंसी एक्सेट्रा। तो यूनिवर्सिटीज को फ्री थॉट स्पेसेस बनाने के लिए उनको वो स्पेस देना जरूरी है और जुडिशरी को जो है टाइमली रेजोल्यूशन देना होगा, स्पेशली इन इकोनॉमिक एरियाज लाइक इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा। ये क्या होता है, एक बहुत ही मोमेंटम सस्टेन करेगा। तो अगर स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो आप देखा कि यूके और यूरोपियन यूनियन जो है कैसे रीसेट कर रहा है अपने स्ट्रेटेजी को। तो हमें बेनिफिट लेने के लिए डोमेस्टिक रिफॉर्म्स और क्लियर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी भी हमारे पास होनी चाहिए। तो कंक्लूड इस तरीके से कर सकते हैं, भारत को अगर अपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और ग्लोबल लीडरशिप गोल्स को अचीव करना है तो हमें इंटरनल गवर्नेंस चैलेंजेस को फिक्स करते हुए विद अ वेरी मच क्लैरिटी, कंसेंसस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम आगे बढ़ना होगा। हमारे लिए यूपीएससी के एस्पायरेंट्स के लिए आज का सेशन जो एक बहुत ही परफेक्ट रिवीजन पॉइंट है पॉलिटी, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन के मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव के लिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक द सेशन। वेरेंडा आईएएस के साथ बने रही है जहां पे हम हर टॉपिक को एक बहुत ही क्लियर तरीके से आई ट्राई टू पुट इट। वंस यू फिनिश अंडरस्टैंडिंग द इशू एवरीथिंग you can take your own notes, try to revise it. Till then, keep learning, keep revising. Let's meet you tomorrow. Thank you so much. Veranda IAS, where your dream becomes reality.